हमारा चैप्टर है इंडक्टर है। तो हम पढ़ रहे हैं इंडक्टर के बारे में। ध्यान से देखना भाई। इंडक्टर में आप समझो कि ये हमारे पास एक कोइल है। कोइल का संकेत क्या है? एल। एक चालक तार होता है, उसको मोड़कर कुंडली का निर्माण किया जाता है। कुंडली का निर्माण कैसे होगा भाई? चालक तार को क्रोड के ऊपर लपेटकर कुंडली का निर्माण किया जाता है। क्लियर? जब इस कुंडली में धारा का प्रवाह होता है, जब इस कुंडली में धारा का प्रवाह होता है तो चारों ओर क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली में धारा प्रवाह होने पर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा भाई? चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। अब धारा करोगे तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और आपने ये देखा था कैपेसिटर में कौन सा क्षेत्र बन रहा था? स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र बन रहा था। और इंडक्टर में कौन सा क्षेत्र बन रहा है भाई? चुंबकीय क्षेत्र, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये जो कुंडली ये क्या करती है? ये धारा संचित करती है। ये क्या करती है? ये धारा संचित करती है। धारा संचित कौन से क्षेत्र में करती है? तो आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। ये धारा संचित करती है। तो धारा कौन से क्षेत्र में संचित कर रही है? तो आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है। अब जो धारा संचित हुई, तो ये धारा इसके अंदर यदि संचित है तो धारा परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध। कैपेसिटर क्या संचित करता? वोल्टेज। तो वो विभव में होने वाले परिवर्तन का क्या करता? विरोध। ये क्या संचित करता? धारा। तो धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध। धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। और यह सवाल आप यूपीपीसीएल के एग्जाम में पिछली बार पूछा था। और इसका यह लिखा हुआ था I0 माइनस बराबर I0 प्लस। यही होता ना भाई। मैंने वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध बताया था। तो मैंने क्या कहा? V0 माइनस बराबर V0 प्लस। क्योंकि जीरो से जस्ट पहले जो उसके पास धारा थी, जीरो के जस्ट बाद में भी धारा वही रहेगी।
यानी धारा के मान में परिवर्तन नहीं होने दिया। तो धारा परिवर्तन का क्या करता है? विरोध। तो उन्होंने कहा बताइए इंडक्टर की कौन सी शर्त सही है? 4 शर्त दी थी, 2 वोल्टेज की दी, 2 धारा की दी। तो ये शर्त आपके सही है, क्योंकि इंडक्टर धारा परिवर्तन का क्या करता है? विरोध। कैपेसिटर वोल्टेज परिवर्तन का विरोध। बस ये पूछा हुआ सवाल है। इंडक्टर की एक क्लास है क्या सर जी? क्या एक क्लास? ये पहली क्लास चल तो रही है, स्टार्ट हुई है। इंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक में भी आएगा, इंडक्टर सब जगह आएगा। आओ है, कुछ नहीं, हम तो सिंपल डेली की तरह पढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगा है? तुम हड़बड़ाए हुए हो, क्या हुआ है? चाय? देखो एक पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इंडक्टर नाम का कोई चैप्टर किसी बुक में हुआ नहीं करता है। ये चैप्टर हमने ही इसको अलग से करके बना के लिखा, आपको दिया। परीक्षा में सवाल ये सारे आते हैं। वो इंडक्टर को थोड़ा ऐसी थ्योरी में पढ़ लेते हैं डायरेक्ट ही, बट उसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसमें सारे सवाल कवर नहीं होते हैं, क्योंकि वहां तो एक लिमिट एक्सेल के हिसाब से चलना पड़ेगा। एक्सेल बराबर 2πfl और उसकी जानकारी देनी पड़ेगी, बट इसका पूरी कंडीशन देखनी होती है, इसलिए इंडक्टर के सवाल पूछे जाते हैं। चलो भाई, आपके दिवाली तक मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल थर्ड और मॉड्यूल सेकंड, मतलब तीनों, ये मॉड्यूल तीनों पूरे हो जाएंगे। मोटे भाग है ना, यही सबसे मोटा भाग जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड है। सेकंड तो बीच बीच में हो जाएगा, और बीच बीच का ही है। फर्स्ट एंड थर्ड सबसे बड़ा है। लिख लिया भाई? चलो ठीक है। तो इंडक्टर क्या हुआ भाई? तो आप कहते हैं धारा में होने वाले जो परिवर्तन का विरोध करता है वो इंडक्टर है। एक चालक तार लिया, उसको क्रोड के ऊपर लपेटा, तो क्या बन गया? कुंडली। और यही हमारे पास क्या कहलाता है? इंडक्टर कहलाता है। और इसमें धारा प्रवाह करोगे तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो ये संचित क्या करता है? धारा किस क्षेत्र में? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। और धारा परिवर्तन का क्या करता है? विरोध। ठीक है। अब पूछे इसका मात्रक क्या है?
मात्रक क्या है? हेनरी। इसमें भी यदि व्यवहारिक मात्रक पूछे तो क्या है? एमएस लिख दो केवल सीधा, मिली हेनरी। व्यवहारिक मात्रक इसका क्या रहेगा? मिली हेनरी। ठीक है। अब देखो कि मैं इंडक्टर की दो तीन अलग अलग जगह कंडीशन बनेगी, उस कंडीशनों को चेक करना। एक तो आप जानते हैं कुंडली में कि V बराबर क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी होता है। तो इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम इसलिए करता हूं क्योंकि एक मात्रक पूछ लिया था परीक्षा में, तो आपको इसका उल्टा पुल्टा करनी आनी चाहिए। उन्होंने यही कहा था सवाल में कि मात्रक में सीधा सीधा पूछे, कोई जरूर थोड़ी है, उल्टा पुल्टा करनी आपको आनी चाहिए। तो एल बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? V बटा डी आई बाई डी टी। बताओ सही है कि गलत है? ठीक ही है। अच्छा ठीक है, V का मात्रक क्या होगा? अरे बताओ। वोल्ट। I का क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर के नीचे क्या आएगा? सेकंड। सेकंड कहां भेज दूं? ऊपर। यह भी सवाल परीक्षा में आया है। वोल्ट इंटू सेकंड बटा एम्पियर मात्रक दिए हुए हैं, और अभी मैं 2 दिन पहले कराया था, मैंने करवाया भी था। तो ये सवाल ऐसे सोल्व करोगे। अब आप यदि मान लो कि आपको V बराबर एल डी आई बाई डी टी लिख दिया, एल का मात्रक आपको हेनरी लिखा दिया, आपको मैं यदि ये मात्रक नहीं लिखा परीक्षा में आए तो आप ये मुझे नहीं कह सकते आपने पढ़ा ही नहीं था। वो तो ठीक है, मैंने लिखा दिया, ये आपको निकालना होता है। वो कैसे उल्टा पटा करके सवाल देते? आप जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो वो आपको ए का मात्रक होता है, ए क्या त्वरण है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। लेकिन वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं देख के न्यूटन अपॉन किलोग्राम दे दिया तो सही तो है। ए बराबर एफ बटा एम जाएगा, तो ये बदलना तो आपको आना चाहिए, और जो भी होगा सूत्र के बाहर कहीं नहीं जाएंगे। और जब भी वो उल्टा पटा करेंगे हमेशा सूत्र के साथ करते हैं। ठीक है। एक आपने ये पढ़ा था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र को धारावाही चालक द्वारा काटा जाता है, उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ना, ई कहते हैं उसे। ई बराबर क्या होता है? माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ये कहता है। अरे ये भी विभव का सूत्र है, और वही कुंडली है, और ये है इंडक्टेंस का मान क्या है और धारा क्या है, उसके आधार पर निकल रहा है। ये निकल रहा है फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न के आधार पर। इन दोनों को यदि आप समानता की दृष्टि से देखते हैं तो आपको यह मिलेगा एल इंटू डी आई बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा? एन इंटू डी फाइव बाई डी टी। अरे यही तो है ना, दोनों वोल्ट है तो बराबर है। चलो ठीक है, अब ये यहां से क्या बनेगा? एल इंटू आई बराबर एन इंटू फाइव, और यहां से आपको इंडक्टेंस एल का मान पूछे तो आप कहना एल बराबर क्या हो गया? एन फाइव बटा आई। एल बराबर क्या हुआ? एन फाइव बटा आई। और वैसे ये पूछ ले ये एल क्या है, तो ये एल स्व प्रेरण है। स्व प्रेरण को किसे लिखते हैं भाई? एल से ना। और म्यूचुअल इंडक्टेंस को किसे लिखते हैं? एम से। सेल्फ इंडक्टेंस किसे लिखा जाता? एल से। तो ये हमारे पास एल बराबर क्या हो गया? एन फाइव बटा आई, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपके पूछा हुआ है। तो जो भी चीज लिखी जा रही सब काम की है, नोट करो। रामबाण बुक के सवाल करना, इस पर न्यूमेरिकल है एल बराबर एन फाइव बटा आई पर। ये आपके परीक्षा में सारी चीज आती है। परीक्षा में क्या है कि वो हमसे हमें पूछ के पेपर बनाता नहीं है, अपनी मर्जी से बनाता है। कुछ भी पूछे आपको उत्तर देने होते हैं।
लिख ले भाई, v बराबर एल डी आई बाई डी टी। यहां आप कह दो L बराबर क्या हो गया, एन फाई बटा आई। क्लियर? देखो ध्यान से, देखो कि हमारे पास कुंडली में V बराबर था एल डी आई बाई डी टी। मैं इसको सरल करने का एक और प्रयास कर रहा हूं। आप जानते हैं तो V रहेगा, एल रहेगा, डी बाई डी टी क्या बनता है, जे ओमेगा इंटू क्या हो गया भाई आई। कोई तकलीफ है इसमें? नहीं है ना? अच्छा, अब आप बताओ कि मैं V बराबर जे ओमेगा एल इंटू आई लिखूं तो क्या है, सही तो है। मैंने आपको उस समय क्या बताया, कैप्शन डी बाई डी टी क्या लिखा जाएगा, जे ओमेगा। मैंने डी बाई डी टी को जे ओमेगा लिखा, अब एल इधर ले जे ओमेगा इधर ले, कोई फर्क पड़ा नहीं है। अब देखो यहां पर एक टर्म जो कहलाती है एक्सएल। एक्सएल को हम कहते हैं प्रेरणीय प्रतिघात। क्या होता है, प्रेरणीय प्रतिघात। इंग्लिश में आप इसको क्या कहेंगे भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका मात्रक क्या है, ओम। मात्रक है इसका ओम। आप इसे देखेंगे तो ये मिलेगा एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। एक्सएल बराबर क्या हो गया, ओमेगा एल। इतना लिख दो, रुको। और ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। इट मींस एक्सएल बराबर क्या होगा, 2 पाई एफ और एल। ये आपको सदैव दिमाग में ध्यान रखना है। एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ एल। आसानित है, ये तो ध्यान रह जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको देखो ध्यान से पहले कि V बराबर क्या है। तो J को तो मैं कौन बनाऊंगा, 90 डिग्री। ओमेगा एल की जगह मैं लिख दूं क्या, एक्सएल इंटू क्या लिख दूं, आई। और J का मतलब कौन कितना डिग्री, 90। कितना डिग्री कोण हो गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री कोण को परिभाषित मैं यहां कर देता हूं। देखो ये कहता है कि धारा यदि यहां पर है तो वोल्टेज कितना डिग्री आगे है भाई, 90 डिग्री। और यहां फिर ऐसे बना दो, यदि वोल्टेज यहां पर है तो धारा 90 डिग्री क्या है, पीछे। वोल्टेज 90 डिग्री आगे होना है, धारा 90 डिग्री पीछे होना, बात एक ही एक नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, शुद्ध प्रेरक में क्या होगा भाई, शुद्ध प्रेरक में धारा विभव से 90 डिग्री कैसा है, पश्चगामी। शुद्ध प्रेरक में जो धारा है वो विभव से 90 डिग्री कैसा है भाई, पश्चगामी। क्लियर? चलो ठीक है, करो नोट।
है? शुद्ध प्रेरक होगा जिसमें केवल प्योर एल आर का गुण नहीं है, केवल एल की बात हो रही है। नहीं तो होता भी, मतलब अशुद्ध होने का मतलब एल के साथ में कोई प्रतिरोध का भी गुण है, आर का भी। शुद्ध है तो कोई गुण है नहीं। तो हम जब भी पढ़ रहे हैं एल को, सी को, आर को, तो शुद्ध रूप से पढ़ रहे हैं। आगे जाके हम आर एल मिलाएंगे। आर एल सी नाम सुना आपने? तो वो परिपथ में आर भी आएगा, एल भी आएगा, सी भी आएगा। तब मैं गुण बनाऊं, बताऊंगा कि आर एल का है, ये आर सी का है, ये आर एल सी का है, और ये है एल प्योर। तो मैंने प्योर आर पढ़ाया, प्योर सी पढ़ाया, प्योर एल पढ़ा रहा हूं, फिर आर एल सी करेंगे सब। शुद्ध प्रेरक में धारा विभव से 90 डिग्री पश्चगामी है। शुद्ध प्रेरक का मतलब है कि आपने चालक तार को लेके कुंडली बनाई है, लेकिन प्रतिरोध का गुण नहीं है, केवल इंडक्टेंस का गुण है। चलो, ये आपको कैपेसिटर की तुलना में आसान लगा होगा कि उठा पटक नहीं करनी पड़ी। ये सीधा सीधा था, सीधा सीधा रखना था। आपको V बराबर एल डी आई बाई डी टी था, तो एल तो एल है ही, डी बाई डी टी क्या होता है? जे ओमेगा, आई की जगह आई आया, और ओमेगा इंटू एल क्या बढ़ गया? एक्सएल, और एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, बस खत्म हो जाता है। इंडक्टर में धारा कितने डिग्री लेगिंग कर रही है? 90 डिग्री। और कैपेसिटर में धारा कितने डिग्री लीड कर रही है? 90 डिग्री। लीड और ले का ध्यान रखना है। क्लियर? ओके, अगला देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास इंडक्टर का फॉर्मूला। इस इंडक्टर के फॉर्मूले को समझना ध्यान से। एल बराबर होता है एन स्क्वायर म्यू नोट म्यू आर एक मिनट, म्यू नोट म्यू आर अपॉन एल। नहीं 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 नहीं, ठीक ही है, ठीक है भाई। तो ये हो गया एल बराबर एन स्क्वायर म्यू नोट म्यू आर। लिखना केवल इसे ही है, एक मैं पास में और दिखा देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं लिख के आया था, एल बराबर एन फाई बटा आई, लिखा है ना। तो एल बताओ, आप दोनों को ध्यान से देखना। आप मुझे ये बताओ, एल है जो नंबर ऑफ टर्न यानी एन के वर्ग के समानुपाती है कि एन के समानुपाती है? एल किसके समानुपाती? एन के एन स्क्वायर के? दो चीजें भाई, एक तो एल समानुपाती, मतलब एल बराबर एन फाई बटा ई है, एल बराबर एन स्क्वायर म्यू नोट म्यू आर ए अपॉन एल है। तो जो कैपिटल एल दिख रहा है इंडक्टर का, ये किसके समानुपाती है? एन स्क्वायर के एन के? यदि मैं कुंडली के नंबर ऑफ टर्न को दुगुना करूंगा तो इंडक्टेंस कितना गुना होगा? 2 गुना कि 4 गुना? 4 गुना। तो आपका कहना है कि इसके समानुपाती नहीं है, इसके समानुपाती है। अगला मेरा सवाल है, यदि मैं फ्लक्स को बढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना, यदि मैं फ्लक्स को बढ़ाता हूं तो एल का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। यदि मैं आई को बढ़ाता हूं तो एल का मान बढ़ेगा घटेगा? तुम पॉइंट नहीं समझ रहे हो रे, मैं क्या पूछ रहा हूं। मैं कैपेसिटर में भी आपके साथ ऐसा करके आया हूं, और वहां आपको मैंने एक चीज लाइन भी बताई है। हाँ, एल आर और सी का मान केवल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ के भौतिक गुणों पर। किसमें निर्भर करेगा? भौतिक। और ये गुण कौन से हैं? वैद्युतिक। भौतिक गुण होते हैं, कुंडली की मोटाई क्या है, कुंडली में चक्कर कितने हैं, कुंडली का नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, कुंडली की लंबाई क्या है, कुंडली में क्रोड है वो कौन सी पदार्थ का क्रोड है, ये भौतिक गुण है। तो भौतिक गुणों पर निर्भर करता है
इन पर निर्भर नहीं करता है। ये ध्यान रखना, एल का मान इन पर क्यों निर्भर करेगा? आप धारा बढ़ाओगे तो एल का मान घट थोड़ी ना जाएगा। यदि आपने 5 हेनरी की कुंडली लगे तो 5 हेनरी की रहनी है, क्यों घटेगी? ठीक है भाई। तो इसलिए दोनों बताकर अब मैं फाइनल ये कह रहा हूं कि एल जो है वो धार मतलब नंबर ऑफ टर्न के वर्ग के समानुपात। और इसके ऊपर आपको एक सवाल पूछा हुआ है परीक्षा में, यदि नंबर ऑफ टर्न को दुगुना करते हैं तो इंडक्टेंस का मान कितना गुना होगा? 4 गुना। एल के समानुपाती मतलब एन के समानुपाती मत रखना। म्यू नोट म्यू आर को मैं समझा देता हूं ध्यान से। तो देखो पहले मैं लिख देता हूं भाई, एन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ, ए क्या है? क्रोड का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। ओके, एल क्या होता है? किसकी लंबाई है? क्रोड की लंबाई है। म्यू है हमारे पास चुंबकशीलता। म्यू के बारे में थोड़ा बता देता हूं, ध्यान से देख लो। म्यू बराबर म्यू नोट म्यू आर, ये होता है। म्यू नोट क्या होता है भाई? हवा या निर्वात की चुंबकशीलता कह दो या पारगम्यता कह दो, हवा या निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता। म्यू नोट का मान फिक्स था 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर, यही होगा है? हाँ, ईमान ध्यान रखना, सही तो मुझे पता है। म्यू आर क्या होती है? सापेक्षिक चुंबकशीलता। म्यू आर है जो मात्रकहीन है, और हवा या निर्वात के बारे में म्यू आर का मान पूछे तो 1 है। आपको यदि ध्यान हो तो यह भी सवाल पूछा हुआ है, यह भी पूछा हुआ है। ठीक है, करो नोट चीजें। इसलिए मैंने कहा इंडक्टर में चीजें है बहुत पढ़ने के लिए।
लिख ले भाई। बहुत बढ़िया बात है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है प्रेरक का संयोजन। प्रेरक का संयोजन सेम वैसे ही है जैसा किसका है, प्रतिरोध का। जैसे प्रतिरोध में होगा वैसे इसमें होगा, कोई अलग से कुछ है ही नहीं। श्रेणी संयोजन दूसरा है समांतर संयोजन। तो एक है श्रेणी संयोजन और दूसरा क्या है, समांतर संयोजन। ठीक है भाई। श्रेणी संयोजन में एक आपके L1, एक आपके L2 और एक L3। तो LT बराबर क्या हो जाएगा भाई, L1 प्लस L2 प्लस L3। सेम नेचर है ना भाई प्रतिरोध का बड़ा ही। ठीक है। समांतर क्रम में यदि 3 लगा देंगे तो 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ये केवल नाम मात्र के लिए लिखना होता है। इससे ये तय हो जाता है कि ये जो चीजें हैं वो प्रतिरोध की तरह ही है, बाकी कोई अर्थ है नहीं, है ना। इतना ही अर्थ है। कैपेसिटर में उल्टा होता है लेकिन इंडक्टर में वैसे ही होता है जैसा प्रतिरोध में होता है। सब छोटी छोटी चीजों को कंसिडर कर लेंगे सभी को। कैपेसिटर को आपने ठीक पढ़ लिया तो इसमें कुछ पढ़ना की अतिरिक्त लोड नहीं पड़ रही है, सीधा सीधा वैसा ही चलना है जैसा वहां बताया गया है। रास्ता उन्होंने बताया था उसी रास्ते में हम चल रहे हैं। हो गया। वाह। तो 1/LT बराबर 1/L1, 1/L2, 1/L3। एक और होता है प्रेरक में संचित ऊर्जा। देखो वहां पर क्या संचित ऊर्जा ई था, ई बराबर 1/2 CV² था ना, तो सी की जगह यहां क्या आएगा L। वहां कैपेसिटर में संचित वोल्टेज हो रहा था तो V²। ये इंडक्टर में संचित क्या हो रहा है, धारा I²। याद रह देगा बस। ठीक है। 1/2 LI²।
लिख दिया? ओके। एक सिंपल सवाल दे देता हूं भाई मैं। एक सवाल दिया है, मैं इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा, मुझे सिर्फ उत्तर चाहिए। और केवल मैंने आपको यह कहा है कि प्रतिरोध की तरह ही है, तो गलती तो बिल्कुल मत करना, स्वीकार्य नहीं है। सवाल आसान है, लेकिन गलती होने की गुंजाइश भी रहती है। ये क्लास पहले मॉड्यूल किया भाई। है 29 है 39। एक 29 है, एक 39 है। हाँ, तेरा कौन सा आ रहा है? दोनों नहीं है? 24 यही नहीं है? हाँ, 25.6 भी ऑप्शन है, 25.6 ये भी ऑप्शन है। चार ऑप्शन हो गए ना भाई, 29, 39, 24, 25.6, बस। अब ये ऑप्शन कहां से डालें? ये 24 को हटा देते हैं, उसकी जगह 32 आ गया है। और किसी के? आपके क्या है भाई? हाँ है 39, वो ऑप्शन में था। आपके 39 था, आपके 39, 29, 29, 29 ना? ट्वेंटी नाइन भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो ये होगा या वो होगा, हो सकता है क्या होता है? हाँ भाई, क्या या 29? आपको तो हुआ नहीं था, ठीक। चलो, आपने सबने बहुत अच्छा प्रयास किया। ये 32 कैसे लाए, मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा। मैं ना, ऐसा है कि मैं खुद सोच रहा हूं काफी देर से कि मैं कैसे भी प्रयास करूंगा तो 32 कैसे आ जाएंगे।
25.6 तो सपने में भी नहीं है, वो तो तेरे आया है। आप बताओ, ये बिंदु ए है तो ये बिंदु क्या है, ए, और ये बिंदु भी क्या है, ए। तो ये शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ? पहला काम इतना ही करना था, और जैसे ये काम करेंगे तो आपको उत्तर दिखेगा। ठीक है भाई, जैसे आप ये करेंगे तो आपको उत्तर दिख जाएगा। अब इसमें आप देख लो कि ये सब ए ए ए है, तो ये शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया तो मैं इसको हटाऊंगा, और हटाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा भाई, केवल एक ही बन जाएगा। अब यहां तक कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, और आप कहते हैं ना ये शॉर्ट हुआ है, क्या हुआ इसका? अब किसी को कंफ्यूजन है? 25.6 वालों के तो गलत वैसे भी हो गए, 39 वालों के गलत हो गए, 32 वालों के गलत हो गए। बच्चा ऑप्शन एक ही है, और वो दिख ही रहा है। आप देखो, इसको यदि सरल करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें क्या है कि आप लें इसको 30 और 20 समांतर क्रम में है। 30 और 20 समांतर क्रम में तो कितना आ जाएगा मान भाई? 12 हेनरी, क्योंकि ये 30 और 20 कौन सा क्रम है? समांतर। 30 गुणा 20 बटा कितना आएगा? 50। बारह प्लस 5 प्लस 12 बराबर 29 हेनरी। यही है आपका? है? मैंने यही कहा था, मैं एक ही सवाल दूंगा, आप ध्यान देना, गलती हो जाएगी, ध्यान देना। ये तो मैं बार बार लाइन बोल के गया था, फिर आपने ध्यान नहीं दिया तो गलत बात है ना भाई। मैंने कहा था एक ही तो क्लिक होता है, वही करना है। ये लाइन ही ना होती, ये लाइन नहीं होती तो ना 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 ना, तब ये 30 हुआ 15, 15 और 5 20, 20 और 12 32 वाला आते हैं। अच्छा 32 वाले यहां से आ रहे थे, मैं कब से सोच रहा था 32 कैसे आया। वो ये लाइन हटा दी, ये लाइन हटाओगे तो ये 30 होगा, ये 30 30 कितना हो गया? 15, 15 और 5 20 12 32। चलो हो गया भाई। हैं? वो मुझे नहीं पता चला, तो इनको खुद को ही नहीं पता चल रहा है, इनके ही आया ही है केवल। यही तो हानि है। आप ही शायद पता भी नहीं चले। चलो भाई ठीक है। हैं? ऐसा होता है, मैं बताऊं आपको, पेपर कभी भी अच्छा वो होता है जिसको ऑप्शन ढंग से बनाते हैं। कंपटीशन का एक मामला है, कंपटीशन में पेपर वही अच्छा माना जाता है जिसने ऑप्शन मेहनत करके बनाए हैं। मेहनत करके ऑप्शन बनाए ना, तो वो क्या करता है, सभी को खुश रखता है। आप परीक्षा देने जाओगे, आप सवाल पढ़ोगे, आपको सवाल समझ में आएगा, आप उत्तर करोगे, आपको ऑप्शन दिखेगा, आप आंसर करके आओगे, आप हॉल के बाहर निकलोगे, आप बहुत खुश रहेंगे, पेपर बहुत शानदार हुआ है। बस आंसर की आएंगे तब तक खुश रहेंगे, उसके बाद आपको पता चलने लग जाएगा ये गड़बड़, ये गड़बड़, ये गड़बड़। ऐसा होता है, वही पेपर अच्छा माना जाता है। मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग का एक एग्जाम है ना, गेट का एग्जाम, उस एग्जाम हॉल से बाहर जब आते हैं ना, तो लगभग तो खुश होते हैं,
कुछ लोग इसीलिए दुखी होते हैं, वो कहते यार थोड़ा और पढ़ लेता ना तो आईआईटी या एनआईटी तो मिल ही जाती मुझे, एमटेक के लिए, ठीक है। ये ऐसा उसको सोचता है। वो तो बाद में रिजल्ट आता है तो पता चलता है नंबर आए -2। 20% लोगों के नंबर माइनस में आते हैं उसमें। बोले कोई कॉमन चीज कॉमन है, बोले माइनस नंबर आ रहे हैं। कट ऑफ उसकी 25 नंबर है, पेपर है 100 नंबर का, सवाल है 65 और टाइम है 3 घंटा। और 1 उसमें सवाल जो पूछा वो सवाल वापस नहीं पूछेंगे, वो उस टाइप का भी सवाल वो कोशिश करेंगे नहीं पूछेंगे। लगभग 10 नंबर तो रिपीट हो जाता है, टाइप रिपीट होता है, सवाल तो कभी रिपीट नहीं होगा, टाइप रिपीट होगा। बाकी तो सवाल ही आएंगे वो नए आएंगे पूरे, वो आपको ही सोचना है आगे क्या करना है इसका। ऐसा अच्छा पेपर आता है, लिख लिया भाई। तो इसलिए टेक्निकल के और आईआईटी जेई वाले में क्या होता है, आईआईटी जेई में भी उनमें ना 20-30 सवाल ऐसे ढंग से दिए जाते हैं जिसके ऑप्शन है ना गड़बड़ होने के चांसेस हो। ऑप्शन बड़े ढंग से बना देते हैं। ऑप्शन ढंग से बनाने मतलब है आप जो गलती करो ऑप्शन मिला। जैसे मान लो किसी को उत्तर 39 आया और आपको ऑप्शन में 39 मिला, आप बिना सोचे तुरंत 39 करेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, अपना तो सही हुआ। अरे आपको ऐसा मिलते जाएंगे ऑप्शन सब सवालों के, तो लास्ट में पता चलेगा बहुत कुछ गड़बड़ हो गया पीछे। ओके भाई, चलो अब देखो और क्या बाकी है भाई इसमें है। ऐसे बहुत सारी चीजें मैं लास्ट में करूंगा, न्यूमेरिकल भी करूंगा आज इसमें। म्यूचुअल सॉरी कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर इसका प्रतीक क्या होता है, के, और ये होता है मात्रकहीन। देखो कैसा है, वो कहता है कि एक कुंडली है हमारे पास L1, दूसरी कुंडली क्या है L2, L1 और दूसरी कुंडली क्या है L2। यदि L1 में धारा का प्रवाह हो रहा है, उसका प्रभाव केवल L1 पर भी है, केवल L1 पर प्रभाव है, तो यह क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्या कहलाएगा, स्वप्रेरण है कि नहीं है, खुद का प्रभाव खुद के ऊपर होना। L1 का प्रभाव L1 में, L2 का प्रभाव L2। लेकिन यदि इन दोनों के बीच में L1 में धारा प्रवाह होने पर, L1 में धारा प्रवाह होने पर जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा उसका प्रभाव L2 पर आ जाए, L2 में धारा प्रवाह होने पर जो चुंबकीय फ्लक्स का प्रभाव किस पर आ जाए, L1 पर। इससे हम कहते हैं म्यूचुअल, हाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अन्योन्य प्रेरण, एक कुंडली पर दूसरी कुंडली का प्रभाव होना, यही हुआ। तो युग्मन गुणा क्या करेगा, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण के बीच संबंध स्थापित करता। वो कौन सा गुणांक है, यह स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण के बीच यह स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण के बीच संबंध स्थापित करता है। इसका मतलब के बराबर क्या होगा, यहां पर देखो m/रूट L1 गुणा L2, ध्यान रखना। यहां इससे आप m निकालना चाहो तो m बराबर क्या आएगा, k गुणा रूट L1 इंटू क्या हो जाएगा L2। यदि प्रायोगिक रूप से देखा जाए तो k का मान क्या होना चाहिए, 1 से छोटा,
वास्तविक रूप से तो 1 से छोटा ही होना चाहिए, और k बराबर 1 है, तो ये कंडीशन क्या है? आदर्श कंडीशन। k का मान 1 से बड़ा है तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट हो सकता है, न्यूमेरिकल के लिए तो हो ही सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि k का मान 1 से ज्यादा है। अच्छा, 1 है मान लो 2 हेनरी का, उधर वाला 3 हेनरी का। अब इन्होंने कहा कि तुम ऐसा काम करो कि इसके बीच में जो परिवर्तन हुआ हो रहा है वो 6 हेनरी का हो। ऐसा हो सकता है क्या? जब उसका खुद का ही गुण इतना नहीं है तो उसे ज्यादा प्रभाव कहां से लाएगा? इसलिए k का मान 1 होता है तो आदर्श कंडीशन है कि मोस्टली k क्या होता है? 1 से छोटा होता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, वो भी k ही होता है। इसलिए 2014 में टेक्निकल हेल्पर का सवाल डिलीट किया गया था। बताइए, पता नहीं कोई ट्रांसफॉर्मर देके पूछा, बताइए k का मान क्या होगा? अब कैसे कैसे बता सकते हैं जब आप यही नहीं बता रहे हो कि म्यूचुअल का गुण बता रहे हैं, म्यूचुअल मतलब ये युग्मन गुणा कपलिंग फैक्टर के बारे में बात हो रही है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो के बारे में बात हो रही है, तब तक आप k के बारे में कुछ बता नहीं सकते। वहां पर यह लिखा हुआ था शायद तक इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में k क्या होना चाहिए, बट वहां ट्रांसफॉर्मर रेशियो नाम नहीं दिया था, दिक्कत ये थी। एक बड़ा 2 LI स्क्वायर के बारे में बता दीजिए, कई बार पूछा, बता तो दिया था। E बराबर 1/2 LI स्क्वायर होता है, और वहां 1/2 CV स्क्वायर होता था। L की C की जगह L आया, V की जगह I आया। अब आता है न्यूमेरिकल होगा तो हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। हो गया अभी? तो कपलिंग फैक्टर के बारे में पूरा हो गया। अब क्या है? अब क्या बाकी बचा इसमें, इंडक्टर में? है? बिल्कुल 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 सही बात है। हेडिंग डालो भाई, क्रोड के प्रकार, टाइप ऑफ कोर। एक तो होता है वायु क्रोड प्रेरक, दूसरा होता है लोहा क्रोड प्रेरक, और तीसरा होता है फेराइट क्रोड। वायु क्रोड प्रेरक,
लोहा क्रोड प्रेरक और फेराइट क्रोड प्रेरक। क्लियर? बताओ भाई। वायु क्रोड प्रेरक यानी कि ऐसी कोर, मतलब ऐसी कुंडली जिसमें कोर है ही नहीं। बिना क्रोड की कुंडली, यहां लिख दो क्रोड इसमें अनुपस्थित है। क्रोड क्या है? उच्च आवृत्ति के लिए काम में ले सकते हैं। एयर कोर की एक ही खास बात है भाई कि इसमें संतृप्तता नहीं होती है। इसमें संतृप्त होने पर वर्तनों की संख्या इसमें संतृप्त होने पर वर्तनों की संख्या बढ़ा दी जाती है। इसमें संतृप्त होने पर क्या बढ़ा दी जाती है भाई? वर्तनों की संख्या बढ़ा दी जाती है। क्लियर? ओके। लो करोड़ की होती है सामान्यतः इसी करोड़ का सर्वाधिक उपयोग होता है। इसकी चुंबकशीलता क्या होती है? उच्च। फेराइट क्या होता है? लोहा प्लस तांबा। लोहा में तांबा का मिश्रण लिख देता हूं। उच्च आवृत्ति में उपयोगी। उच्च आवृत्ति में किसको उपयोग करना है? तो आप कहना भाई फेराइट का। फेराइट ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करोगे? वायु क्रोड। यदि फेराइट ऑप्शन में है तो क्या करोगे? फेराइट। तो उच्च आवृत्ति के लिए, दोनों उच्च आवृत्ति के लिए काम में ली जाती है। वायु क्रोड तो क्या है? छोटे ट्रांसफॉर्मर में काम में ली जाती है। क्या क्या? नंबर ऑफ टर्न, चक्रों की संख्या। वर्तन क्या होते हैं? तो वर्तन होते हैं चक्र। अब किसी के पास रामबाण बुक है क्या? लेके आए हो क्या अभी क्लास में? कोई नहीं लेके आए हो? मैं मंगवा देता हूं भाई।
हैं? हेलो। हाँ, रामायण बुक लेके ऊपर आना। ट्रांसमीटर तथा रिसीवर में उच्च आवृत्ति तो वही होती है। ट्रांसमीटर रिसीवर में आवृत्ति क्या होती है? उच्च। है? सही है, मतलब क्या, मुझे टेस्ट ले रहे थे क्या? नहीं, सही है का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, बाकी छोड़ तू, तो सही है का मतलब क्या होता है? तो उसका अर्थ समझा दे। अरे होती होगी, तू तो बाकी सब चीजें छोड़, तू तो केवल ये बता कि सही है का अर्थ क्या है। तो देख बेटा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत लंबा चौड़ा है। मैं जिस दिन आप एडमिशन लेते हो उसी दिन कह देता हूँ आई टेक बच्चा वही सवाल पूछेगा जो उसका उत्तर आता है, नहीं तो नहीं पूछेगा वो। और वो तुम बारंबार वो सिद्ध करता है कि मैं ही हूं वो। किताब आ जाती है, 2-3 सवाल करवा देता हूं मैं आपको। वैसे मैं सवाल दे देता हूं लो। एन का मान 200, फ्लक्स का मान 40 मिली वेबर, धारा आपके पास है 5 एम्पियर, तो एल का मान बता दीजिए। दो भाई। पावर फैक्टर क्या होता है? ये बहुत ही गलत चीज होती है। पावर फैक्टर मैंने पढ़ा है कब था आपको? मैं ऐसी थ्योरी में पावर फैक्टर पढ़ाता हूं। आप मेरे से आगे पढ़ के आओगे तो फिर यही दिक्कत है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं पावर फैक्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद पावर फैक्टर का डाउट पूछ सकते हैं। डाउट आएगा तो, फिर आएगा नहीं डाउट, मुझे पता है। हो गया? कितना? अरे, एल बराबर क्या हो जाएगा? एन फाइव बटा, एन का मान कितना है? 200 इंटू कितना है? 40 बटा आई कितना? 40 मिली है ना, इंटू 10 की घात माइनस का 3, और आई का मान कितना है? 5। कोई दिक्कत है क्या? देखो, 2 0 1 3, 0 से 10 की घात -3 क्या हो गई? कैंसिल। 4 2 8 बटा क्या है? 5। 8 बटा 5 हेनरी। और यहां आप इसे क्या कह सकते हैं? 1 पॉइंट। अब तो क्या आ रहा था? है? सीधी गणना ना इसमें तो, इसमें तो घुमा फिरा के गणना भी तो नहीं है। आप गलत इसमें क्या कर देते हो? कितना बताया? कोई बात नहीं, चलो। एक सवाल आया हुआ है कि L1 बराबर L2 बराबर 400 मिली हेनरी, के का मान 0.3, तुम तो एम का मान बताओ। बाकी और सवाल है, लेकिन सवाल आपके
1.2। .006। अरे गलत कैसे कर सकते हो आप? मुझे तो एक सिंपल कहानी यही समझ नहीं आती, आप क्या काम करते हैं इसमें जो गलत हो जाता है? के का मान रख दिया 0.3 गुणा L1 का मान कितना 400 मिली इंटू 400 मिली। 400 को बाहर गुण लिया तो कितना है 20, अगले को लिया तो 20 और एक आएगा मिली बाहर आएगा ना भाई। तो आप लिखेंगे 10 की घात -3 है, लिख दें या मिली लिख दूं अभी तुम्हें? भाई मिली इंटू मिली, मिली स्क्वायर है, मिली स्क्वायर वर्गमूल से बाहर आएगा तो क्या बनेगा मिली। पॉइंट हटाया तो क्या है 0, 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल। 20 इंटू 2 कितना होता है? अरे कितना होता है 40, 40 इंटू 3 120। तो आप 120 मिली हेनरी या 0.12 हेनरी यही आएगा। हाँ कोई सही करो भाई। अब आपको किसी को इंडक्टर से संबंधित डाउट पूछना है, एक और सवाल दे देता हूं, एक और सवाल पड़ा है। आवर्ती है 50 हर्ट्ज, एल है मेरे पास 30 मिली हेनरी। आपको तो सवाल यह पूछा गया है कि एक्स एल का मान बताइए। संडे को एक न्यूमेरिकल क्लास लगा दो प्लीज, न्यूमेरिकल क्लास लगा देता है ना। अरे लो सूत्र देखने के लिए पन्ना मत पलटो। एक्स एल बराबर 2πfl। तुम तो खोटा गुणा करते हो, सूत्र का तो दोष भी नहीं है। सूत्र का क्या दोष है? आपके लगभग के कॉपी में देख लेना, जब भी गड़बड़ हुई गलत गुणा है। सूत्र में तो कंफ्यूजन भी तो नहीं है। नाइन 9.42 क्या है? ओम, मिली ओम, मेगा ओम। ओम आया हेनरी आया? अरे ओम आएगा, एक्सएल का मात्र की ओम है। नाइन 9.42 यही कहना चाह रहे हो? बहुत बढ़िया बात है।
देख लो एक्स एल बराबर 2 × 3.14 इंटू आवर्ती है 50 गुणा 30 गुणा 10⁻³ देखो 50 इंटू 2 कितने हुए 100 और ये 0 से गुणा करोगे 1000, ये 10⁻³ को क्या कर देगा कैंसिल। ऐसे ही हुआ है। अब इतना सा बच्चा गुणा करना है तो एक्स एल गया 3 × 9 = 42 9.42 ओम। अब किसी का इंडक्टर में डाउट है तो वो पूछ लीजिए, हैं? इसके वैसे मैं आपको है ना इस सवाल का उत्तर तो दे देता हूं, बाकी इस मापन है जो हम मापक यंत्र के चैप्टर के अंतर्गत इसको पूरा से मापन को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर भी आपका उत्तर यह है कि जो एंडरसन ब्रिज है वो लो इंडक्टेंस को मापता है। एंडरसन ब्रिज लो इंडक्टेंस को, मैक्सवेल ब्रिज मीडियम इंडक्टेंस को, हेज ब्रिज हाई इंडक्टेंस को। ठीक है। और सेरी ब्रिज डी शॉर्टी ब्रिज कैपेसिटेंस को, ओंस ब्रिज आवृत्ति को, और एक और कौन सा बच गया जो परिवर्तित इंडक्टेंस को मापता है, जो बचा हुआ वही नहीं, डी शॉर्टी और सेरी तो उसमें चले जाते हैं, कैपेसिटर में आ जाते हैं। वो क्या था, कैपेसिटर सेरी मापता है, डी शॉर्टी भी उसी का गुण काम से करता है। ओंस ओ से एक और है, हाँ ले ले ले, ले। तो हो गया भाई, इसका डाउट थोड़ी है, इस चैप्टर से डाउट नहीं ना, तो फ्री हो, जिसका डाउट है वो आते पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। कल पढ़ेंगे हम ऐसी थ्योरी, आज इतने पढ़ेंगे। आज तो तबीयत भी गड़बड़ थी फिर भी हमने पढ़ लिए हैं, टेबलेट लेके ही पढ़ रहे हैं। ले आओ सवाल, लाओ फटाफट ले आओ भाई।